बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ रोज़िया रबेल फ्राम MK प्रिपरेशंस। आप सबको MK प्रिपरेशंस में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम लोग फिशरीज से रिलेटेड कोर्स कंटेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कि BS कर रहे हैं ज़ूलॉजी में या MPhil कर रहे हैं और इस कोर्स कंटेंट को पढ़े हैं। इसके अलावा जो PPSC के अंडर टेस्ट कंडक्ट होते हैं रिलेटेड टू लेक्चरार ज़ूलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के लिए भी ये कोर्स कंटेंट और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस कोर्स कंटेंट में हमने जो सोर्सेज फॉलो किए हैं वो फिशरीज बायोलॉजी बाय SS अली, हनी टेक्स्ट बुक ऑफ द फिश कल्चर एंड गूगल स्कॉलर। आप सब इन सोर्सेज को फॉलो करके फिशरीज कोर्स कंटेंट की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फिश मॉर्फोलॉजी। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें फिश बॉडी शेप, फिश बॉडी फॉर्म और उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को अगर हम लोग देखें तो ये फिश की बॉडी बना रहे होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितनी भी ये फिश की लाइफ एक्टिविटीज़ हैं लाइक लोकोमोशन, फीडिंग, रिप्रोडक्शन, डिफेंस और बाकी जो एक्टिविटीज़ उसकी लाइफ की हैं वो फिश मॉर्फोलॉजी की वजह से पॉसिबल होती हैं। ठीक है। और फिश मॉर्फोलॉजी इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि हम स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बिकॉज जब स्पीशीज की हम लोग आइडेंटिफिकेशन जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर उसमें बहुत रोल प्ले करता है। और जैसे जैसे फिश की मॉर्फोलॉजी बदलती है उस तरह उसकी स्पीशी या उसकी टाइप भी बदल जाती है। सो फिश मॉर्फोलॉजी इज इंपॉर्टेंट ओवरऑल। अगर हम फिश की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप सबको पता है, आप FSC से पढ़े हैं कि ये एक्वेटिक एनिमल होता है और इसके पास गिल्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन एंड इट हैव वर्टिब्रल कॉलम, सो इट इज इंक्लूडेड इन द वर्टिब्रेट्स एंड बिलोंग्स टू द फाइलम चॉर्डेटा। और हम इसको जनरली नॉन टेट्रापोड क्रैनिएट बोलते हैं। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास स्कल होती है और या फिर मोस्टली केसेस में इनके पास बैकबोन और गिल्स होते हैं और इनकी गिल्स थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो लिम्स होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फिन्स होती हैं। तो अगर हम लोग इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो फिशेज जो हैं वो एक्टोथर्मिक होती हैं, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती। ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। जिस तरह एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। बॉडी शेप हम डिस्कस करेंगे, फिर हम माउथ की शेप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिन्स को देखेंगे, स्केल्स को पढ़ेंगे, गिल्स के अबाउट डिस्कस करेंगे, बार्बल्स की टाइप्स देखेंगे और लेटरल लाइन सिस्टम किस तरह से होता है फिश में ये देखेंगे। सो बट बिफोर दैट वी शुड बी नोन अबाउट द बॉडी डिविजन्स ऑफ द फिश। हमें पता होना चाहिए कि फिश की बॉडी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन रीजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रीजन इज द हेड रीजन। ये सारा फ्रंट वाला पोर्शन होता है, फर्स्ट पोर्शन होता है जिसमें माउथ, आईज, बार्बल्स और नोस्ट्रिल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। और इस पोर्शन में गिल्स भी लोकेटेड होते हैं जिनको ओपर्कुलम ने कवर किया हुआ होता है और आपको पता है फिशेज में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। सेकंड इज द ट्रंक रीजन। ये एब्डोमेन रीजन होता है, मिडल पोर्शन होता है और जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं इस रीजन के अंदर फॉल करते हैं। और पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो अगर हम अपेरेंटली देखें तो इसी रीजन के अंदर कनेक्टेड होते हैं। थर्ड रीजन इज द टेल रीजन। ये लास्ट पोर्शन होता है बॉडी का और ये स्विमिंग में हेल्प करता है और ये फिश को स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग स्विमिंग। और जो टेल की शेप है वो मोस्टली फिशेज में डिफरेंट होती है और उस बेस पे फिर हम उनकी स्पीशी को भी डिफरेंट कंसिडर करते हैं। हम फिश की बॉडी फॉर्म्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज द फ्यूजी फॉर्म, सेकंड इज कंप्रेसिव फॉर्म, थर्ड इज डिप्रेसिव फॉर्म, फोर्थ इज फिली फॉर्म, फिफ्थ इज टेनी फॉर्म, सेवंथ इज एंजुली फॉर्म, एट्थ इज ग्लोबी फॉर्म। अगर हम फ्यूजी फॉर्म बॉडी शेप की बात करें तो ये स्ट्रीमलाइंड होती है, बिल्कुल टॉर्पीडो लाइक होती है, यानी कि ये बोथ एंड्स टैपर्ड होते हैं इसमें। अगर हम लोग फ्रंट से देखें तो बिल्कुल नोकीला होता है माउथ उसका और जो टेल होती है वो भी तकरीबन टैपर एंड में जा रही होती है, बिल्कुल कश्ती की तरह। तो इस बॉडी शेप का फ़ायदा ये होता है कि ये ड्रैग को रिड्यूस करती है। जब वाटर में फ़िश मूव करती है तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है ताकि फ़िश जो है ईजिली पानी में मूव कर सके। और इसकी एग्जाम्पल्स में ट्यूना, शार्क और स्वॉर्ड फिशेस वगैरह आ जाती हैं। ये पिक्चर में आप देखें स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप है, इसको बुलेट के साथ जो है वो रिजेंबलेंस होती है इसकी। बुलेट जो है जिस तरह से टैपर्ड होती है फ्रंट से, इसी तरह ये बॉडी शेप भी टैपर्ड होती है। सेकंड इज द कंप्रेसिव फॉर्म। एज द नेम इंडिकेटिंग दिस इज लेटरली फ्लैटेंड और कंप्रेस्ड बॉडी। ये इस तरह से होती है कि दोनों साइड्स से कंप्रेस हुई हुई होती है, साइड टू साइड कंप्रेस्ड होती है। ठीक है। और ये उन फिशेज में पाई जाती है जो कि बॉटम डिवेलर्स होती हैं। वहाँ पे ये इजीली जो है वो मूव कर सकती हैं, नैरो स्पेसेस के अंदर जा सकती हैं और क्विक टर्न्स ले सकती हैं। ठीक है। इस बॉडी शेप का ये फ़ायदा होता है। और जिन फिशेज में ये फॉर्म पाई जाती है उसमें एंजल फिश आ जाती है, मून फिश आ जाती है और सम स्पीशीज ऑफ द रीफ फिशेज। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एंजल फिश है और ये दोनों साइड से कंप्रेस हुई हुई है, जैसे हमने कोई चीज़ दोनों हाथों के दरमियान में रखी हो और उसको प्रेस कर दिया हो। ठीक है। और ये किसी भी नैरो स्पेस के अंदर जाने में हेल्प आउट करती है।
थर्ड इज द डिप्रेसिव फॉर्म। इस बॉडी शेप में इस तरह से होता है कि जो बॉडी है वो टॉप टू बॉटम कंप्रेस हो जाती है। जैसे हमने कोई चीज़ दोनों हाथों के दरमियान इस तरह से रखी हो कि एक हाथ नीचे हो और ऊपर वो चीज़ रख के दूसरा हाथ ऊपर रख दिया हो, तो वो जो है लीफ की तरह, पत्ते की तरह ऐसे फ्लैट और कंप्रेस हो जाती है ये बॉडी शेप, ये इस तरह से होती है। और ये भी मोस्टली बॉटम डिवेलिंग फिशेज में होती है। और ये जो है वो डेंस वाटर में मूव कर सकती हैं और स्टैग्नेंट वाटर में भी इजीली ये मूव कर सकती हैं। और क्योंकि ये बेड के अंदर जो है सी बेड या ओशन बेड के अंदर वॉकिंग करती हैं, जस्ट लाइक वॉक इनका जो है वो स्विमिंग बिहेवियर होता है। और इनके पास एनलार्ज पेक्टोरल फिन भी होता है जो कि इनको हेल्प करता है, इनको स्टेबल रखता है वाटर के अंदर। और इस बॉडी शेप में जो फिशेज आ जाती हैं वो स्केट्स, रेज एंड बैट फिशेज हैं। तो ये स्केट्स एंड रेज आप डायग्राम में देखें, ये बिल्कुल फ्लैट हैं लीफ की तरह, तो ये बिल्कुल वॉक करती हैं ओशन बेड के ऊपर। और ये इनका हंटर लाइक एक टेल होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है और ये प्रे को किल करने के लिए करंट यूज़ होता है। नेक्स्ट फॉर्म इज़ द फिली फॉर्म। ये सिलेंडर लाइक बॉडी शेप होती है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक, ठीक है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये किसी भी बिल्कुल नैरो तंग वाली जगह के अंदर घुस जाती हैं, मडी एरियाज़ या फिर अगर सैंडी इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे ये इजीली मूव कर सकती हैं। और इसमें स्नाइप ईल्स वगैरह और पाइप फिशेज़ वगैरह आ जाती हैं। इनका जो माउथ होता है वो भी पाइप लाइक होता है और उनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सिलेंडर लाइक होती है, सिलेंड्रिकल होती है, तो वो इजीली उस स्पेस के अंदर और डेंस वेजिटेशन के अंदर मूव कर सकती हैं। ये इसकी बॉडी शेप है। फिफ्थ इज द सेगिटी फॉर्म। सेगिटी फॉर्म जो बॉडी शेप है ये जस्ट लाइक एरो होती है, बिल्कुल तीर की तरह होती है ये, यानी फ्रंट से ये बिल्कुल टैपर्ड होती है, नोकीली, और बैक से भी ये बिल्कुल नैरो होती है। और ये बॉडी फॉर्म जो है वो रोवर प्रीडेटर्स में देखी गई है जो कि सिट एंड वेट फॉर द प्रे बिहेवियर शो करते हैं। ये आराम से बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई प्रे आता है ये उस पर अटैक कर देते हैं। और अगर हम सेगिटी फॉर्म फिश देखें ना जिसके पास ये बॉडी शेप होती है तो वो गार फिश है। ये आप देखें ये रॉकेट की तरह बिल्कुल शेप होती है। इनका माउथ भी बिल्कुल जो है वो नैरो होता है और इनकी बॉडी बिल्कुल जो है वो थिन होती है और फ्रंट से लेके बैक तक सेम ये बिल्कुल सिलेंडर लाइक होती है। टेनिफॉर्म बॉडी शेप जो है वो रिबन लाइक होती है, बिल्कुल थ्रेड की तरह या रस्सी की तरह आप कह सकते हैं। और इस बॉडी फॉर्म का जो है वो एक फॉल्ट ये होता है कि फिश जो है वो फास्टली मूव नहीं कर सकती, ये स्लो स्विमर्स होते हैं जिनके पास ये बॉडी शेप होती है। और इसकी एग्जांपल में गनल फिश आ जाती है। ये देखें आप, ये स्नेक की तरह थोड़ी शेप दे रही है और ये ड्यूलेटरी मोशन देती है, मतलब ये वेवी मोशन देती है और इतनी फास्टली जो मूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज़ द एंजुली फॉर्म। ये बिल्कुल ईल लाइक होती है, जैसे ईल फिशेज़ आपने देखी होंगी, ये इलोंगेटेड होती है। और इसके जो हेड है मतलब कि वो बिल्कुल वेज शेप होता है, ठीक है, और टैपर होता है। और इसकी जो राउंड टेल होती है, बिल्कुल पीछे से इसकी टेल राउंड होती है, ठीक है। और इसके पास डॉर्सल और एनल फिन जो हैं वो भी लॉन्ग होते हैं और सम टाइम इनके पास डॉर्सल फिन्स नहीं होते। इसकी एग्जांपल्स में ईल्स आ जाती हैं, लैम्प्रे आते हैं, लोचीज आ जाते हैं और सम टाइप ऑफ कैट फिशेज आ जाती हैं। ये ईल्स आप देख लें और साथ ये लैम्प्रे है, इसकी बॉडी शेप जो है वो एंजुली फॉर्म है। ग्लोबी फॉर्म एज द नेम इंडिकेटिंग, ये ग्लोब लाइक शेप देती है, मतलब जैसे कि हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं ना तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, फूल जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। इसी तरह ये बॉडी शेप होती है। जब ये मछली रेस्ट की फॉर्म में होती है, मतलब पानी वगैरह नहीं पिया होता, तो ये बिल्कुल जो है वो श्रिंक्ड फॉर्म में होती है। लेकिन जब ये वाटर को फिल करती है, पानी को पीती है, तो ये बिल्कुल बैलून की तरह फिल हो जाती है, ठीक है, और बिल्कुल बैलून लाइक ये शेप देती है। ये इसका नाम ही ग्लोबी फिश है, गप्पी फिश भी इसको बोलते हैं। फिर हम मॉर्फोलॉजी में माउथ की टाइप्स देखते हैं कि इसके फिशेस के पास कौन कौन से टाइप्स के माउथ होते हैं और ये जो माउथ है ये किस तरह से फीडिंग हैबिट को चेंज करता है। तो बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं: लॉन्ग एंड स्किनी बिल माउथ, बीक लाइक माउथ, लार्ज माउथ, अपवर्ड ओरिएंटेड माउथ एंड डाउनवर्ड ओरिएंटेड माउथ। अगर हम लॉन्ग बीक लाइक माउथ की बात करें ना तो ये ट्वीज़र लाइक होता है, जैसे ट्वीज़र होती है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका जो होता है वो बना होता है माउथ, इसी तरह इन फिशेज़ का माउथ होता है, ठीक है। और ये जो है वो फिशेज़ को अडेप्टेशन देता है फॉरेजिंग बिहेवियर में और फीडिंग बिहेवियर में। इस तरह से देता है कि अगर हार्ड शेल्स को फिश ने टॉर्न करना है, उनको पीसेस में ब्रेक करना है या कोरल पीसेस को खाना है या कैप्चर करना है प्रे को, तो ये उसके लिए हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। और जो बीक लाइक माउथ है ना, ये फिश को ग्रेजिंग बिहेवियर देता है, ठीक है। अगर रॉक्स के ऊपर एल्जी वगैरह लगी हुई है तो फिश उसको जो है वहाँ से उतार सकती है, उसके ऊपर ग्रेज कर सकती है, वो प्लांट्स के ऊपर भी फीड कर सकती है। तो ग्रेजिंग बिहेवियर जो है वो बीक लाइक माउथ की वजह से आ रहा होता है। और इसकी एग्जांपल्स में ट्रिगर फिश आ जाती है एंड पैरेट फिश आ जाती है। ये अगर आप इसका माउथ देखें तो ये बिल्कुल बीक लाइक है, जो कि प्लांट्स वगैरह को टॉर्न करने में और अगर कोई एल्जी वगैरह किसी रॉक पे लगी हुई है तो उसको वहाँ से स्क्रैच करने में हेल्प आउट करता है।
सेकंड माउथ टाइप इज द लार्ज माउथ। इसमें जो है फिशेस के जो जॉज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो ओपन हो जाते हैं और फिश अपने मुंह को इतना खोल लेती है कि उसका जो प्रे होता है वो सारे के सारे प्रे को इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। और ये एक की स्ट्रक्चर होता है फिशेस का, जिन फिशेस के पास ये वाला माउथ होता है वो डिस्टिंग्विशेबल होती हैं दूसरी फिशेस से। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लार्ज माउथ बैस की। ये एक फिश होती है जिसका बहुत बड़ा मुंह होता है, इसके जॉज जो है वो कार्टिलेजनस होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और ये प्रे को इंगल्फ करने के लिए अपने मुंह को खोल सकती है, ठीक है। और इससे जो है इसकी फीडिंग हैबिट जो है वो बेहतर होती है, मतलब ये ज़्यादा सा फूड और या बड़ा प्रे एट अ टाइम जो है इंगल्फ कर सकती है। नेक्स्ट टाइप इज द अपवर्ड ओरिएंटेड माउथ। एज द नेम इंडिकेटिंग, ये मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब सुपीरियर होता है और इसमें लोअर जा जो होता है वो लार्जर होता है, अपर जा जो है वो शॉर्टर होता है। तो वो लोअर जा बड़ा होने की वजह से इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ खुलता है। तो ये जो है सरफेस वाटर्स में पाई जाती हैं और वहाँ पे जो फूड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कोई प्रे वगैरह होता है वहाँ से ये उसको ईजिली ऊपर वाले वाटर से कैप्चर कर लेती हैं। और इसकी एग्जाम्पल्स में बीटा फिश, किली फिश, हैज फिश, हाफ बीक्स और सम टर्पन्स वगैरह आ जाते हैं। ये पिक्चर में आप देखें इसका माउथ जो है वो अपवर्ड ओरिएंटेड है क्योंकि इसका जो लोअर जा है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब वो ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है। जो इसकी रिवर्स होती है वो डाउनवर्ड ओरिएंटेड माउथ होता है, ठीक है। इसमें जो माउथ है वो नीचे की तरफ होता है, इन्फीरियर माउथ होता है। इसमें अपर जा जो है वो लॉन्ग होगा और जो लोअर जा है वो शॉर्ट होगा, ठीक है। और ये बॉटम डिवेलिंग लाइफस्टाइल देता है ये माउथ फिश को। ये फिशेस जो बॉटम वाटर्स में पाई जाती हैं ना, वहाँ से ये फूड को ईजिली नीचे से सी बेड से ले सकती हैं। और इनके पास ना सेंसरी बार्बल्स भी लगे हुए होते हैं लोअर जा के ऊपर, ये फिर फूड को या प्रे को सेंस कर सकती हैं। और अगर कोई डार्क इन्वायरमेंट है ना, ये डेंस इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये देख नहीं सकती, वहाँ से भी ये फूड को इजीली कैप्चर कर सकती हैं क्योंकि इनको सेंसरी बार्बल्स के थ्रू मैसेज जो है वो मिल जाता है और ये फिर लोअर माउथ के जरिए उस फूड को अंदर लेके जाती हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में कैट फिशेज और कोई कार्प फिशेज वगैरह आती हैं। ये देखें, ये इसका लोअर जा कितना शॉर्ट है और अपर जा जो है वो बहुत लॉन्ग है और इसके अपर जा के ऊपर सेंसरी बार्बल्स लगे हुए हैं जो इसको फूड की जो है वो सिग्नल देते हैं। फिर हम माउथ की पोजीशन अगर देखें तो वही जो हमने बात की कि एक सुपीरियर माउथ होगा, इन्फीरियर माउथ होगा। सुपीरियर माउथ जो है इसको सुप्रा टर्मिनल माउथ भी बोल देते हैं क्योंकि सुप्रा मीन मतलब ऊपर वाली साइड पे ओरिएंटेड अपवर्ड और मतलब इसका लोअर जा जो है वो छोटा होता है और लोअर जा बड़ा होता है और अपर जा शॉर्टर होता है। इन्फीरियर माउथ जो है वो डाउनवर्ड होता है और इसका जो अपर जा है वो बड़ा होगा, लोअर जा छोटा होगा। फिर एक होता है टर्मिनल माउथ। टर्मिनल माउथ जो है वो कॉमन टाइप है, मोस्टली फिशेज में जो है वो टर्मिनल माउथ पाया जाता है और ये मिडल ऑफ हेड पे लोकेटेड होता है और आगे की तरफ ये ओरिएंटेड होता है फॉरवर्डली। और इसके दोनों जाज जो है वो इक्वल होते हैं, ये नहीं कि एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा। फिर एक होता है प्रोट्रूजिबल माउथ। ये माउथ जो है वो प्रोट्रूजिंग फॉरवर्ड होता है डायरेक्शन में और फिशेज इसको एक्सटेंड भी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फूड से दूर है ना या वो प्रे से दूर है तो वो अपने माउथ को थोड़ा सा एक्सटेंड करके वहाँ तक ले जाती हैं और उस फूड को कैप्चर कर लेती हैं। और ये वाला माउथ जो है इनको अपनी टेरिटरी डिफेंड करने में भी हेल्प आउट करता है अगेंस्ट सम अदर स्पीशीज़। इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसिंग गोरामाई की। ये फिश है, इसका जो माउथ है ये फ्लेक्सिबल होता है और ये इसको आगे प्रोट्रूड मतलब निकाल सकती है, इसलिए इसको वो किसिंग फिश कहते हैं। अगर इसको एक्वेरियम वगैरह में छोड़ा जाता है तो ये वहाँ से मतलब अक्सर हमने देखा है एक्वेरियम में अगर ये फिश रखी हुई हो तो ये अपने माउथ को उसकी वॉल के साथ सर्फेस के साथ ऐसे करके टच कर रही होती है और यूँ लगता है जैसे ये किस कर रही है। नेक्स्ट हम लोग जो चीज़ डिस्कस करनी है मॉर्फोलॉजी में वो फिन टाइप्स हैं और फिन्स जो हैं वो बॉडी के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बिकॉज ये फिशेस को स्विमिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम फिन्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स। जो पेयर्ड फिन्स होते हैं इसमें डोर्सल, इनर और कॉर्डल फिन आ जाता है। पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आ जाते हैं जबकि अनपेयर्ड फिन्स में डोर्सल, इनर एंड कॉर्डल फिन्स आ जाते हैं, ठीक है। और ईच टाइप ऑफ फिन, चाहे वो जिस टाइप का भी फिन है उसकी एक अलग वैल्यू है, एक अलग इंपॉर्टेंस है फिश की बॉडी में क्योंकि वो मूवमेंट में बैलेंस और स्टेबलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। और हम लोग फिन्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन आ जाता है जबकि अनपेयर्ड फिन्स में डोर्सल, इनर एंड कॉर्डल फिन आ जाते हैं। तो पेयर्ड फिन्स में अगर हम लोग पेक्टोरल फिन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द इधर साइड ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की साइड पे ये जो है प्रेजेंट होगा, या लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा या राइट साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो है वो फिश को स्टीयरिंग स्टेबिलिटी वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी एडेप्टिव सिग्निफिकेंस यही है कि ये फिश को प्रोपल्जन में हेल्प करता है, उसको होवरिंग और टर्निंग वगैरह में हेल्प करता है क्योंकि ये उन फिशेज में होता है जिन्होंने फास्ट मूविंग वाटर में मूव करना होता है, फास्ट स्विमर्स के पास ये वाला फिन होता है। तो ये उनको टर्न्स के दौरान और स्पीडली स्विम करने के दौरान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स देता है। तो मतलब कि जो पेक्टोरल फिन है वो वाइटल इन फंक्शन होता है। अगर एग्जांपल्स में हम देखें तो टिलापिया के पास पेक्टोरल फिन मौजूद होता है और ये पाकिस्तान एक्वाकल्चर की इंपॉर्टेंट फिश है और ये जो है वो फास्ट मूवमेंट्स भी देती है, स्लो मूवमेंट्स भी देती है और ये नेविगेट कर सकती है थ्रू डेंस वेजिटेशन इन द रिवर्स एंड पोन्ड्स विद द हेल्प ऑफ दिस फिन। मड स्किपर फिश जो है वो पाकिस्तान के कोस्टल मैंग्रोव्स में पाई जाती है, इसके पास भी पेक्टोरल फिन मौजूद होता है। लेकिन इसका जो पेक्टोरल फिन है
ये सिर्फ स्विमिंग में हेल्प आउट नहीं करता, बल्कि इसको मडी शोर्स के अंदर अगर इसने वॉक करना है स्लोली तो ये उसमें भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ना पेक्टोरल फिन के ऊपर रिसर्च की गई है फिशेस के पेक्टोरल फिन में एक चीज़ देखी गई 2020 की कंडक्ट की गई स्टडी में कि ये जो फिन होता है ये एक तो प्रोपल्जन में हेल्प करता है फिश को, और दूसरा जो है ये अगर फिश ने मैनोवरिंग बिहेवियर देना है कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर तो ये हेल्प आउट करता है। पहले भी जैसे हमने बात किया है कि इसके वर्सेटाइल फंक्शंस हैं, इसको स्विमिंग में भी इसका रोल है, स्टेबलाइजेशन में भी इसका रोल है, अगर इसने वॉकिंग करनी है फिश ने, क्विक टर्न्स लेने हैं तो इसमें भी ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो पेल्विक फिन है, और ये भी पेयर्ड फिन की एक टाइप है, और ये लोकेटेड होता है बेली साइड पे, वेंट्रल साइड जो बॉडी की होगी ना बेली, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। ये स्मॉलर होता है पेक्टोरल फिन से ना, और इसका भी फंक्शन सेम ही होता है। ये मतलब पेक्टोरल फिन की हेल्प कर रहा होता है। अगर पेक्टोरल फिन ने स्टेबलाइजेशन देनी है और स्टेबिलिटी देनी है तो ये भी इसी तरह का रोल प्ले करता है। लेकिन मोस्टली ये बॉटम डिवेलिंग फिशेज में पाया जाता है, और बॉटम डिवेलर फिशेज फास्ट स्विमर्स नहीं होती, बल्कि वो स्लो वाटर करंट्स के साथ स्लोली जो है वो मूव करती हैं। लेकिन ये फिर भी उन वेव्स के साथ फिश को बहने नहीं देता, बल्कि उसको स्टेबल रखता है, अगर वो रेस्ट की हालत में हो या फिर वो मूव कर रही हो। एग्जाम्पल्स में हमारे पास कार्प एंड फ्लाइंग फिश हैं, दोनों के पास ये फिन मौजूद होता है, और ये इनको फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ में, स्विमिंग में और वॉक करने में, या अगर ये रेस्ट पे भी हैं तो इनको अपनी जगह स्टेबल रखता है। रिसेंट रिसर्च जो की गई है पेल्विक फिन के ऊपर, उसमें ये देखा गया है कि जो माशीर स्पीशी है, पाकिस्तान की नेशनल फिश है, इसके पास जो है लार्जर पेल्विक फिन्स हैं, और उसके जो मस्कुलर है टेक्सचर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो है रोल है एक्ट एज अ स्टेबलाइजर। ये बिल्कुल स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग करंट्स के अगेंस्ट, और ये स्टेगनेट वाटर में भी फिश को मूव करने में हेल्प करता है। तो मतलब कि माशीर पे रिसर्च की गई है और उसके पेल्विक फिन को स्टडी किया गया है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड कैटेगरी इज ऑफ द अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स में पहली जो टाइप है वो डोर्सल फिन की है। डोर्सल फिन जो है वो बॉडी की बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, और कुछ स्पीशीज में एक सिंगल बड़ा सा डोर्सल फिन मौजूद होता है, और कुछ स्पीशीज में दो या दो से ज्यादा डोर्सल फिन वहां पे मौजूद होते हैं। वो अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही फिन की वो मतलब फर्केटेड होता है, उसकी वो अलग से जो है वो सेक्शंस बने हुए होते हैं। और इसके एडेप्टिव सिग्निफिकेंस ये है कि ये फिश को रोलिंग से प्रिवेंट करता है। जब फिश ने फास्ट स्विमिंग करनी है या उसने टर्न लेना है तो उस दौरान वो रोल नहीं होती, वो मतलब ऐसे बॉल की तरह स्विंग नहीं करती, बल्कि वो अपनी डायरेक्शन में ही रहती है, अपनी इक्विलिब्रियम में ही रहती है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? वो डोर्सल फिन की वजह से पॉसिबल होता है। और डोर्सल फिन जो है ये डिफेंस भी देता है प्रीडेटर के अगेंस्ट, क्योंकि जब प्रीडेटर ने आके अटैक करना है तो वो पीछे से ही आके अटैक करेगा ना, तो ये जो डोर्सल फिन होगा जो बैक साइड पे लगा हुआ है, ये जो है उसको सेंस करने में भी हेल्प करेगा, और ये प्रीडेटर को जो है वो इस तरह से डरा के भगाने में भी हेल्प करेगा। इसके एग्जांपल्स में स्नेक हेड मुरल फिश आ जाती है और टिलापिया फिश आ जाती है। इन दोनों के पास जो है डोर्सल फिन मौजूद होते हैं, और ये जो इनको है हेल्प करते हैं। अगर इन्होंने फास्ट स्विमिंग बिहेवियर देना है तो ये उसको रोलिंग से बचाते हैं, और उनको जो है वो स्टेबलाइज रखते हैं। रिसेंट रिसर्च ये की गई है कि जिन फिशेज के पास ये फिन होता है वो मोस्टली कोरल रीफ इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, कम्प्लेक्स हैबिटाट्स के अंदर, और इनके पास मोस्टली बाइफर्केटेड डोर्सल फिन मौजूद होता है, जो कि प्रिसाइज मूवमेंट देता है ड्यूरिंग द स्विमिंग। नेक्स्ट टाइप हमारे पास एनल फिन की है, और एनल फिन जो है वो बॉडी की वेंट्रल साइड मौजूद होता है, जस्ट बिहाइंड द एनस। ये एनस के बिल्कुल पास मौजूद होता है, और इसका काम एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है फिश को ड्यूरिंग द स्विमिंग। और इसके एडेप्टिव सिग्निफिकेंस यही है कि जब फिश स्लो स्विमिंग दे रही होती है या मैनोवरिंग होवरिंग बिहेवियर दे रही होती है, तो इसने उस दौरान फिश को बैलेंस में रखना होता है, और उसको जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होती है। क्योंकि जिस तरह पीछे से अगर कोई वाटर करंट आई है तो फिश जो है वो ऐसा नहीं है कि वो उलट जाएगी ऐसे कश्ती की तरह, बल्कि वो अपनी पोजीशन में ही रहेगी। उसकी जो एक इक्विलिब्रियम है, उसका जो बैलेंस है वो खराब नहीं होगा। इसकी एग्जांपल्स में कॉमन कार्प आती है और इंडियन कैटफिश आ जाती है। इन दोनों के पास एनल फिन मौजूद होता है, और ये जो है इनको स्टेबलाइज रखता है ड्यूरिंग द मूवमेंट। मतलब ओवरऑल हम देखें तो जितने भी फिन्स हैं उनका काम स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी, मूवमेंट, स्विमिंग में हेल्प करना है, और मतलब ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं फॉर द स्विमिंग। अगर हम लोग एनल फिन के बारे में रिसेंट रिसर्च की बात करें तो ये देखा गया है कि ये फिन जो है वो स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता ही करता है, लेकिन मोस्टली फिशेस जैसा कि इलेक्ट्रिक फिश जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, एनल फिश जो है, एनल फिन इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर सकता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रे को किल करने के लिए यूज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनल फिन है वो भी मल्टी फंक्शनल इन नेचर होता है।
कॉडल फिन है, ये जो है वो टेल फिन इसको बोलते हैं, क्योंकि ये टेल के साथ मौजूद होता है, ठीक है। मतलब ये टेल जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से ये फिन मौजूद होता है, स्टार्ट होता है। और ये फ़िश को जो है वो ऐसे उलटने से बचाता है। जिस तरह जो है वो एनल फिन उसको दे रहा था ना स्टेबिलिटी के, वाटर करंट्स उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। इसी तरह एनल फिन जो है ये पीछे से आने वाली वाटर करंट्स के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसके एडेप्टिव सिग्निफिकेंस यही है कि ये फास्ट स्विमर्स में मौजूद होता है और ये सस्टेन्ड स्पीड देता है फिश को ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर फिश ने लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करना है तो वो अपनी डायरेक्शन उसकी जो है वाटर करंट्स के थ्रू तब्दील नहीं होगी, बल्कि वो स्टेबिलिटी के साथ उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर हाई वाटर करंट्स के अंदर मूव कर सकती है। इसमें ट्यूना और रोहू आ जाती हैं, इनके पास जो है एनल फिन मौजूद होता है, लेकिन दोनों का एनल फिन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ट्यूना जो है वो हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव करती है, और इसका जो कॉडल फिन होता है वो क्रीसेंट या चांद की तरह होता है, ल्यूनेट शेप होता है। जबकि रोहू जो है इसका जो एनल फिन होता है वो राउंड होता है दोनों साइड से, और ये स्लो स्विमिंग में हेल्प आउट करता है। और रिसेंट रिसर्च जो एनल फिन के बारे में की गई है वो ये देखा गया कि सॉरी कॉडल फिन के बारे में, तो कॉडल फिन के बारे में ये देखा गया कि जो ये प्रोपल्जन एफिशिएंसी बढ़ाता है फ़िश की, ठीक है। और रोबोटिक फिशेस में ये लगा के देखा गया, ये फिन जो है कॉडल फिन ल्यूनेट टाइप फिन लगा के देखा गया ट्यूना में, और जो है पर्च के अंदर राउंडेड फिन वगैरह। तो वो रिसर्च जब की गई तो ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। कॉडल पेडंकल की हम बात कर लेते हैं। कॉडल फिन के साथ जहाँ से कॉडल फिन अटैच होता है ना टेल के साथ, उस पॉइंट को कॉडल पेडंकल बोलते हैं। ये नैरो स्टाक होती है, ठीक है, जो कि कॉडल फिन को अटैच करती है, और ये यूँ समझे कि मोटर का काम कर रही होती है। जैसे मोटर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है ना, और वाटर प्रोपेल होके अंडरग्राउंड से ऊपर जाता है टैंकी के अंदर। इसी तरह ये जो फिन है ये मोटर प्रोवाइड करता है फिश के मसल्स को, ताकि वो वाटर के अगेंस्ट जो है फोर्स अप्लाई कर सके, इसलिए हम इसको प्रोपेलर का नाम देते हैं, ठीक है। और ये टैपर्ड होता है और बिल्कुल नैरो सा होता है, और इसका काम यही है कि ये अटैच करता है एक तो, और दूसरा ये प्रोपेलर के तौर पे एक्ट करता है, और तीसरा ये फिश की स्पीड और पावर के बारे में इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेटर भी होता है फिश स्पीड और पावर का, कि फिश कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है। अगर कॉडल पेडंकल स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन वो उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग पावर दे रहा है और उस फिश की स्पीड ज़्यादा है। और ये स्केलेटल सपोर्ट दे रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये मसल्स को मोटर प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर टेल मूवमेंट्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और हम इसको ये कह सकते हैं कि ये फिश को हाइड्रोडायनामिक अडेप्टेशन देता है। वाटर के अंदर अगर फिश ने इतनी स्टेबिलिटी के साथ और फास्ट स्पीड के साथ मूव करना है तो उसको कॉडल पेडंकल जो है वो काफ़ी हेल्प आउट करता है। अब जो कॉडल फिन है ना फिश का, वो एक तरह का नहीं होता है, मतलब शेप की बिहाफ पे हम फिर उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है होमो सर्कल शेप टेल, हेटेरो सर्कल शेप टेल, राउंड टेल, ट्रंकेटेड टेल, ल्यूनेट टेल एंड फोक टेल। ये अगर आप डायग्राम देखें ना तो इसमें आपको सारे फिन्स नज़र आ सकते हैं। डोर्सल फिन जो है वो बैक साइड पे मौजूद है, कॉडल फिन जो है वो इधर ऑन द पोस्टीरियर एंड प्रेजेंट है, एनल फिन नियर टू एनस है, पेल्विक फिन बेली साइड पे है, और पेक्टोरल फिन जो है वो गिल की बिल्कुल बैक साइड पे है ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। अब हम टेल्स की जो है वो अलग-अलग डिस्कशन कर लेते हैं। होमो सर्कल टेल है, इसमें जो बोथ एंड्स हैं ना, यानी बोथ लोब्स हैं फिन्स के, वो इक्वल होंगे। अपर लोब और लोअर लोब साइज़ में और लेंथ में बिल्कुल इक्वल होंगे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। और ये वाला जो टेल शेप है ये मोस्टली टिलियोस फिशेज़ में देखी गई है, और ये सिमेट्रिकल होती है, मतलब कि दोनों इसके लोब्स इक्वल होते हैं। सेकंड टाइप हेटेरो सर्कल टेल होती है, इसमें जो है वो अपर और लोअर लोब साइज़ और लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं। ऊपर वाला लोब जो है वो लार्जर होता है और लोअर वाला स्मॉलर होता है, और ये मोस्टली प्रिमिटिव फिशेज़ में देखा गया है, जैसे कि स्टर्जियंस, पैडल फिशेज़ एंड शार्क्स में मोस्टली देखा गया है। राउंड टेल जो है वो एज द नेम इंडिकेटिंग, इसके जो दोनों कॉर्नर्स होते हैं ना टेल फिन के, एनल फिन के, वो राउंड होते हैं दोनों साइड से, टैपर्ड नहीं होते, और ये फिश को स्लो स्विमिंग में या एक्सेलरेटिंग या मैनोवरिंग में हेल्प आउट करते हैं। जो ट्रंकेटेड टेल होती है ना, ये जो टेल है वो ट्रायंगुलर इन शेप होती है, मतलब इसके 3 कॉर्नर्स शो हो रहे होते हैं, एक अपर वाला, एक लोअर वाला, और एक वो कॉर्नर जो टेल के साथ अटैच्ड होता है। तो ये फिश को हेल्प करता है कि वो क्विकली वहाँ से टर्न कर सके। फिफ्थ इज द ल्यूनेट शेप, ल्यूनेज मून शेप होता है, या फिर इसको क्रिसेंट शेप टेल भी बोलते हैं, बिल्कुल खमदार होता है चांद की तरह, और ये फिश को हेल्प करता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक स्विमिंग कर सके। सिक्स इज द फोक टेल, ये कांटे की तरह होता है, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं इसके दोनों एजेस, और ये जो है वो मोस्टली फोक टेल स्नैपर फिशेज में पाया गया है। इंडियन फोक टेल जो स्नैपर होती है ना, उसमें ये फोक टेल जो है वो देखी गई है।
अगर हम लोग फिन की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें ना, तो हम पहले कह चुके हैं कि फिन्स जो हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा के तरह के वो फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो स्विमिंग में तो इनका रोल है ही है, लेकिन मोस्टली फिशेज़ में ये भी देखा गया है कि ये जो फिन्स होते हैं, स्पेशली एनल फिन जो होता है हमारा फिशेज़ का, वो मोस्टली रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, क्योंकि वो एज़ अ क्लास पर एक्ट करता है और स्पर्म को फिश की बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। तो फिन जो है ना वो फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव इन नेचर होते हैं, और इस पे एक रिसर्च भी की गई जो पाकिस्तान की नेशनल फिश है माशिर। इसमें देखा गया कि इसने अपने फिन्स के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन कर लिए हैं ड्यू टू वाटर पोल्यूशन की वजह से। आपको पता है वाटर की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, वाटर स्टेगनेट हो जाता है। तो फिर उस वाटर के अंदर मूव करने के लिए माशिर ने अपने फिन्स को काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर लिया है। तो इससे ये प्रूव होता है कि फिन्स की जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब अगर वो पहले एक तरह का काम कर रहे होते हैं तो वो फिर मल्टी फंक्शनल इन नेचर हो सकते हैं और उनमें मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं। ये आप डिफरेंट टेल की जो है वो टाइप्स देख सकते हैं, हेटेरो सर्कल और होमो सर्कल, या इमर्जिनेट, फोक्ड शेप, ट्यूनेट शेप, ट्रंकेटेड शेप, राउंडेड शेप और पॉइंटेड एंड होता है। ये डायग्राम्स हैं डिफरेंट टेल की शेप्स की। फिर हम मॉर्फोलॉजी में जो है वो फ़िश की स्किन को भी स्टडी करते हैं ऑब्वियसली। और स्किन जो है वो इंटेगुमेंट लेयर है जो कि फ़िश की बॉडी को एक बैरियर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द हार्मफुल केमिकल्स, अगेंस्ट द जर्म्स, अगेंस्ट द प्रीडेटर्स। और ये एज अ बैरियर एक्ट करती है, मतलब इसमें से चीज़ों का जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, स्पेशली द गैसेज। और हमने ये पढ़ा है, एफएससी से ये पढ़े हैं कि मोस्टली फिशेज में गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू होता है, यानी रेस्पायरेशन जो है वो स्किन के थ्रू भी मोस्टली स्पीशीज़ में अकर हो रही होती है। इसके अलावा ये फिजिकल प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ऑस्मोटिक बैलेंस भी देती है और ये कलरेशन भी देती है, फिशेज़ को कैमोफ्लेज बिहेवियर भी देती है। जब फिशेज़ ने खुद को प्रेडेटर से हाइड करना होता है तो वो कैमोफ्लेज बिहेवियर शो करती हैं और वो बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल खुद को ब्लेंड कर लेती हैं, तो प्रेडेटर को पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई फिश मौजूद है। तो वो भी उनकी स्किन की इस प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल हो। स्किन की अगर हम लोग लेयर्स देखें ना, तो इसमें टाइप की लेयर्स होती हैं, मस्कुलर लेयर, एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर। जो मस्कुलर लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और वो म्यूकस जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है, स्पेशली द म्यूकिन प्रोटीन, जो कि एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देती है और स्लिपरी बनाती है स्किन को, और ये माइक्रोबियल कंपोनेंट्स से भी बचाती है, यानी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं। मस्कुलर लेयर के नीचे एपिडर्मल लेयर होती है, इसको हम सब म्यूकोजल लेयर भी कहते हैं। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो म्यूकस लेयर को दे रहे होते हैं। और केराटोसाइटिक यहाँ पे सेल्स होते हैं जो कि ऊपर वाली लेयर को बना रहे होते हैं, म्यूकस लेयर को बना रहे होते हैं। और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस लेयर होती है, और इसके पास जो है ना सेंसरी सेल्स होते हैं मोस्टली, और यहाँ से ब्लड वेजल्स भी पास करती हैं, और इनके पास स्ट्रेंथिंग फाइबर्स और पिगमेंटेड सेल्स भी होते हैं। तो डर्मिस का जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ब्लड वेजल्स के साथ, और वहीं से ब्लड के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर हम मॉर्फोलॉजी में जो है वो एक और चीज़ स्टडी करते हैं जो कि होते हैं स्केल्स। अब स्किन के ऊपर जो है स्केल्स सारे अरेंज हुए होते हैं। तो स्केल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें पेलाकॉइड स्केल, कॉस्मॉइड स्केल, गैनाइड स्केल, साइक्लाइड एंड स्टेनॉइड स्केल। जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो है पेलाकॉइड स्केल्स की, और ये मोस्टली शार्क्स एंड रेज में पाया जाता है, और ये फ्लैटेंड होता है, ठीक है। और इसके एक कॉर्नर से जो है वो स्पाइन लाइक प्रोट्रूजन होती है, ठीक है। और इस स्केल को हम लोग डर्मल डेंटिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो टीथ का डेंटिकल और इनेमल होता है उसके साथ रिजेंबल कर रहा होता है। सेकंड टाइम हमारे पास कॉस्मोइड स्केल्स की है, और ये जो स्केल्स हैं ये भी फ्लैट होते हैं, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा, मतलब ये सेपरेटली जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली गार एंड पैडल फिशेस में पाए जाते हैं, और स्टर्जियंस में ये वाले स्केल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और स्कर्ट्स वगैरह बना लेते हैं। तो ये स्कर्ट्स बिल्कुल कांटेदार हो जाता है और ये प्रे को क्रैश करने में यूज़ होता है। जैसे ही फिश प्रे के पास से गुजरती है तो प्रे को अपने इन स्केल्स के थ्रू, स्पाइंस के थ्रू, मतलब ऐसे रगड़ देती है ताकि वो जो है उसको स्क्रैचेस आ जाएं और उसको हेल्प कर पकड़ने में हेल्प हो जाए। गैनाइड स्केल जो है वो थर्ड टाइप है, ये मोस्टली बोनी फिशेस में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ओवरऑल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते इतना टाइटली, इसलिए ये फिश को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो गैनाइड स्केल्स की जो एक इम्पोर्टेंट और एक ख़ास बात है वो ये है कि ये फ़िश की बॉडी के ऊपर ग्रोथ रिंग्स बनाते हैं, और उन ग्रोथ रिंग्स को काउंट करके हम फ़िश की एज के बारे में ईजिली डिटरमिन कर सकते हैं। तो गैनाइड स्केल्स का एक ये भी होता है बेनिफिट। लास्ट टाइप इज द साइक्लाइड और स्टेनॉइड स्केल्स। ये स्केल्स जो हैं वो ये काम शेप होते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर भी स्पाइंस लगी हुई होती हैं। ये मोस्टली गोल्ड फिशेज और ट्राउट में देखे गए हैं, और कॉस्माइड स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जहाँ जहाँ साइक्लाइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे साथ उनके कॉस्माइड स्केल्स भी प्रेजेंट होंगे और वापस में ओवरलैप किए हुए होंगे। ये डिफरेंट शेप्स हैं, पेलाकॉइड स्केल्स जो हैं अलग अलग प्रेजेंट हैं, और उनके साथ देखें स्पाइंस भी हैं अंदर। और
जो गैनाइड स्केल है हमारा उसमें सारे स्केल्स ने ओवरलैप किया हुआ है, ग्रोथ रिंग्स बना रहा है। साइक्लाइड स्केल्स जो हैं वो मोर टाइटली पैक्ड हैं, उन्होंने ओवरलैप किया हुआ है और वो भी ग्रोथ रिंग्स बना रहे हैं। और जो स्टेनाइड है ये सा शेप है, आरी की तरह ये शेप दे रहा है और ये भी मोस्टली प्रे को क्रैश करने के लिए या स्क्रैच करने के लिए यूज़ होता है। फिर हम मॉर्फोलॉजी में एक और चीज़ देखते हैं, वो होते हैं फिश गिल्स। अब फिश गिल्स जो हैं ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह जो है इनके थ्रू एक्सचेंज होती है बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट होती है और ऑक्सीजन मूव इन होती है, ठीक है। अब जो फिश के गिल्स हैं वो मल्टी फंक्शनल इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो गैसियस एक्सचेंज दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा एसिड बेस बैलेंस में भी इन्वॉल्व हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व हैं, एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन भी मोस्टली होती है फिशेज़ में, और ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हैं। तो मतलब कि मल्टी फंक्शनल होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड सर्कुलेशन में मेटाबोलाइट्स होते हैं ये उनको भी मॉडिफाई करते हैं और इम्यून डिफेंस भी दे रहे होते हैं गिल्स, क्योंकि ये मोस्टली एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी देते हैं। अगर कोई जंप वगैरह वाटर के थ्रू इन हुआ है गिल के थ्रू, तो वो उसको एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से उसको किल कर देते हैं या फिर उसको बॉडी में एंटर नहीं होने देते। फिल्टर फीडिंग जो स्पीशीज़ हैं मोस्टली उनमें सार्डाइंस वगैरह आ जाती हैं, तो इनमें जो गिल्स हैं वो फीडिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और 3D मॉडलिंग या हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के थ्रू रोबोटिक फिशेज़ में ये रिसर्च की गई है और ये देखा गया है कि जो गिल्स हैं वो कम्प्लेक्स इन नेचर एंड कम्प्लेक्स इन फंक्शन होते हैं। अगर हम लोग गिल का स्ट्रक्चर देखें ना, तो इसका अपर कुलम होता है, गिल फिलामेंट होता है, गिल रैकर होता है और गिल आर्क होती है, ठीक है। अपर कुलम जो है ऑब्वियसली ये ढक्कन की तरह होता है और ये गिल को ऊपर से कवर करता है और ये एक तरह से गिल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। गिल फिलामेंट जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है गिल का, ठीक है। यहीं पे जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस का एक्सचेंज होता है और यहीं से एसिड्स वगैरह, अमोनिया या यूरिया वगैरह बॉडी से रिमूव हो जाता है। गिल रैकर जो है ये भी पार्ट है गिल का, जो कि सा की तरह की शेप दे रहा होता है और ये फीडिंग में मोस्टली इन्वॉल्व होता है कि वहाँ से फिश जो है वो फूड के पार्टिकल्स इनटेक कर सकती है। फिर गिल आर्चेस जो हैं ये पॉइंटेड होती हैं, एजेस होते हैं गिल के अंदर और इस गिल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर आप जूम करके देखें इसको, तो ये गिल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो वर्टिकल सेक्शंस हैं ये गिल फिलामेंट है, ठीक है। और ये जो सा लाइक शेप दे रहे हैं कांटा नुमा, ये गिल रैकर हैं और गिल रैकर जिसके थ्रू गिल फिलामेंट के साथ अटैच हुए हुए हैं ये है गिल आर्क। और अगर हम लोग मज़ीद जूम करके देखें ना गिल फिलामेंट को, तो देखें गिल रैकर एक सिंगल हम लोगों ने गिल फिलामेंट उठा के देखा है तो उसके अंदर 2 लैमेले होते हैं, एक गिल आर्क होती है और ऊपर एक कांटा नुमा गिल रैकर होता है। ये यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज दिखा रहे हैं गिल के थ्रू। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है बॉडी में गिल के अंदर, उसके अंदर से CO2 जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती है वाटर के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो इस ब्लड के अंदर इन हो जाती है, ठीक है। और फिर ये जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गिल से फिर दोबारा हार्ट की तरफ पंप कर दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों वेन्स के अंदर ब्लड काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। और इससे एक तो ये है कि गैसियस एक्सचेंज बढ़ता है और दूसरा जो है वो एम्पलीफाइड कैपिलरी एक्शन होता है वहाँ पे, कि वहाँ पे मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। गिल्स जो है इसके पास डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं और ताकि ये एफिशिएंट गैस एक्सचेंज प्रोवाइड कर सके। एक तो ये थिन होता है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है और इसकी जो है डिफ्यूजन रेट फिर बढ़ जाता है। इस वजह से इसकी मेम्ब्रेन्स जो है वो परमिएबल होती हैं ताकि गैस की डिफ्यूजन ईजिली हो सके। और इसके पास गुड वेस्कुलर सप्लाई होती है, वहाँ पे कैपिलरीज का एक जाल होता है, क्लस्टर होता है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। और ये लार्ज सर्फेस एरिया देता है क्योंकि इसके अंदर कैपिलरीज जो हैं वो ऐसे एम्बेडेड होती हैं, सबमर्ज्ड होती हैं और ये फिलामेंट्स बहुत कंजेस्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इससे सर्फेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज भी इंक्रीज हो जाता है। फिर हमने फिश मॉर्फोलॉजी में बार्बल्स डिस्कस करने हैं। बार्बल्स जो हैं वो सिलेंडर लाइक शॉर्ट आउटग्रोथ्स हैं बॉडी की, ठीक है, नियर द माउथ। और इनका काम क्या होता है कि इन्होंने सेंस करना होता है फूड को, प्रे को, और कोई भी टॉक्सिक केमिकल है इन्वायरमेंट में तो उसको ये सेंस करते हैं। मोस्टली ये कैट फिशेज में होता है, कार्प में होता है, गोल्ड फिश, हैंग फिश, ऑस्ट्रेजियंस और ज़ेब्रा फिशेज में भी ये देखा गया। ब्लैक ड्रैगन फिशेज और शार्क्स और सा शार्क स्पेशली उनमें ये बार्बल्स जो हैं वो देखे गए हैं। और बार्बल्स को जो है हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: टेंडर बार्बल्स, रिजिड बार्बल्स, बार्बल विदाउट टेस्ट बड्स एंड कार्टिलेज, एंड बार्बल्स विद टेस्ट बड एंड कार्टिलेज। अगर हम लोग टेंडर बार्बल्स की बात करें ना तो ये सॉफ्ट होते हैं और ये विस्कर लाइक होते हैं, ठीक है, और सेंसरी होते हैं ये, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। और ये फिश को हेल्प करते हैं कि वो वाटर के अंदर फूड को या प्रे को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। और ये इनके पास टेस्ट बड्स होती हैं, सेंसिटिव होते हैं ये, तो इसलिए ये टेस्ट को भी फील कर सकते हैं कि आया कि ये चीज़ खाने के काबिल है या नहीं है। कैट फिशेज में जो है वो टेंडर बार्बल्स पाए जाते हैं जो कि प्रे को लोकेट करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो डार्क और मडी इन्वायरमेंट में मौजूद है ना, तो वो ईजिली वहाँ पे प्रे या फूड को लोकेट कर सकती है।
रिजिड बार्बल्स जो हैं ये भी टेंडर बार्बल्स की तरह होते हैं, लेकिन ये थोड़े स्टिफ और हार्ड होते हैं। वो तो जो हैं सॉफ्ट थे, लेकिन ये स्टिफ एंड हार्ड होते हैं। और इनका ये देखा गया है कि ये लेस सेंसिटिव होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ये फूड को टेस्ट करने में या सेंस करने में हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन ये सपोर्टिव फंक्शन दे रहे होते हैं साथ फिश को। गोड फिशेज में जो है वो रिजिड बार्बल्स देखे गए हैं, जो कि सी बेड के अंदर प्रे को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो बार्बल्स विदाउट टेस्ट बर्ड्स एंड कार्टिलेज। ये सिंपल थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, और इनके पास सेंसरी सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इनके पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होती इन बार्बल्स के ऊपर, और कार्टिलेज भी नहीं होता, तो ये इतने ज़्यादा सेंस में इन्वॉल्व नहीं होते या टेस्टिंग वगैरह में, लेकिन जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट फिश को दे रहे होते हैं ताकि वो सी बेड के अंदर वहाँ पे अपने प्रे को लोकेट कर सके, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है इन बार्बल्स का वो लिमिटेड ही है, मतलब क्योंकि ये टेस्ट में या सेंस करने में एज सच इन्वॉल्व नहीं होता। ये बार्बल्स की आप डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं। किसी के पास सिंगल बार्बल है, किसी के पास मल्टी बार्बल्स हैं, और ऊपर साइड माउथ पे भी बार्बल्स हैं, लोअर साइड माउथ पे भी बार्बल्स हैं, मोर देन वन बार्बल्स भी हैं बहुत सी फिशेस के पास। और फिर उसी लोकेशन के हिसाब से हम इनको डिफरेंट नाम देते हैं, जैसे मैक्सिलरी बार्बल होते हैं, नेजल बार्बल्स, मैंडिबुलर बार्बल्स एंड मेंटल बार्बल्स। जो मैक्सिलरी बार्बल्स होते हैं वो फिश के हेड के पास मौजूद होते हैं, ठीक है, और या फिर ईदर साइड ऑफ द माउथ पे प्रेजेंट होते हैं। नेजल बार्बल्स जो हैं वो नॉस्ट्रल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। जो मैंडिबुलर बार्बल हैं वो मैंडिबल वाले पोर्शन में मौजूद होते हैं। तब ये इनकी लोकेशन के हिसाब से इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। या फिश में देख सकते हैं इसके पास मैक्सिलरी बार्बल भी है, और इसके पास नेजल बार्बल भी है, और इसके पास मैंडिबुलर बार्बल भी है। ये कोई कार्प में देखें एक पेयर जो है वो बार्बल्स का क्लियर है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो इतना क्लियर नहीं है, मतलब इसके पास 2 पेयर ऑफ बार्बल्स मौजूद हैं। फिर जो एक लास्ट चीज़ है हमने फिश मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करनी है वो लेटरल लाइन सिस्टम है, ठीक है। लेटरल लाइन सिस्टम यूँ समझें कि ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ थ्रू आउट द बॉडी रन करता है, ठीक है। ये आप डायग्राम में अगर देखें तो ये अपर कूलम से लेके तकरीबन और ये कॉडल पेडंकल तक रन करता है बॉडी के अंदर, और इसको हम लोग ट्रंक कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कैनाल लाइन मौजूद होती है। इसके अंदर एक कैनाल लाइन मौजूद होती है, जो कि वाटर डिस्प्लेसमेंट में हेल्पकारी होती है। एक ओपनिंग होती है वाटर के लिए, डिफरेंट ओपनिंग्स यहाँ पे मौजूद होती हैं, और जिससे वाटर जो है मूव इन और आउट कर सकता है स्किन के अंदर, ठीक है। अगर हम इसका लेटरल लाइन के अंदर देखें ना, तो डिफरेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जिनको न्यूरोमास्ट बोलते हैं। और एक न्यूरोमास्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऊपर वाला पोर्शन कैपुला होता है जो स्किन से आउटवर्ड ग्रोथ होती है, और साथ उसके सेंसरी हेयर्स अटैच होते हैं, सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं, और उसका डायरेक्ट कंटेक्ट होता है नर्व के साथ, तभी ये जो है वो सेंसरी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये और इसको हम लोग न्यूरोमास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंसरी फंक्शन दे रहे होते हैं। फिर न्यूरोमास्ट की भी 2 टाइप्स होती हैं, सुपरफिशियल होता है और सबडर्मल कैनाल न्यूरोमास्ट होता है। सुपरफिशियल जो है वो स्किन के ऊपर ऊपर प्रेजेंट होगा, इतना डीप नहीं होगा, जबकि सबडर्मल कैनाल न्यूरोमास्ट जो है वो डीप इन द स्किन प्रेजेंट होगा। और ये सारे न्यूरोमास्ट जो हैं थ्रू आउट द लेटरल लाइन सिस्टम ये सारे सबमर्ज्ड होते हैं, और जब हम फिश की डायसेक्शन करते हैं तो हमें सारे ऑर्गन्स लेटरल लाइन के आसपास जो हैं मिल जाते हैं, वहाँ पे ये सारे ऑर्गन्स अरेंज हुए होते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ऑफ द फिश मॉर्फोलॉजी। और लास्ट में हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट इज फिशेस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, फीडिंग हैबिट, ऑल। इसका आंसर होगा बी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बेस पे हम फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करती है। उसके बाद हम उसका हैबिटेट और उसकी फीडिंग हैबिट देखते हैं, लेकिन ऑन द फर्स्ट लाइन हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पेक्टोरल फिन इज द टाइप ऑफ पेयर्ड फिन, अनपेयर्ड फिन, डोर्सल फिन, मीडियन फिन। इसका आंसर होगा पेयर्ड फिन, क्योंकि हमने पेयर्ड फिन की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक। थर्ड क्वेश्चन इज गारपाइक हैव बॉडी शेप, एरो शेप, बैलून लाइक, फ्लैट और टॉर्पीडो लाइक। आंसर इज एरो शेप, क्योंकि गारपाइक फिश जो है वो टेपर्ड होती है बिल्कुल एरो की तरह। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैव लॉन्ग सिलेंडर लाइक बॉडी, स्नाइप ईल, ट्राउट, पैरेट फिश, कैट फिश। तो हमने स्नाइप ईल के बारे में पढ़ा है कि उसकी लॉन्ग सिलेंडर लाइक बॉडी होती है, ठीक है। बिल्कुल ईल लाइक तो नहीं होती, लेकिन सिलेंडर लाइक होती है, थोड़ी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। विच माउथ टाइप इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग बाय फिश, तो बीक लाइक, ट्वीजर लाइक, लार्ज माउथ, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा, बिकॉज जो बीक लाइक माउथ है हम उसको ट्वीजर लाइक माउथ भी बोलते हैं। फिश कांट मूव फास्टली ड्यू टू फॉलोइंग बॉडी शेप, टेनिफॉर्म, ग्लोबीफॉर्म, स्ट्रीमलाइन, डी, बोथ ए एंड बी।
बोथ एंड बी विल बी इट्स आंसर बिकॉज टेनी फॉर्म की वजह से भी वो फास्ट स्विमिंग मूव नहीं कर सकती और ग्लोबी फॉर्म की वजह से भी वो फास्टली स्विम नहीं कर सकती है, इसकी वजह से ये स्लो स्विमिंग देती है। The beneficial form of body for rover predators. It is sagittiform, fusiform, compressiform और depressiform. ऑप्शन इज ए सेगिटिफॉर्म। सेगिटिफॉर्म जो है वो रोवर प्रीडेटर की इस तरह से बेनिफिशियल होती है क्योंकि वो सिलेंडर लाइक होती है और सिट एंड लाई फॉर द वेट, सिट एंड वेट फॉर द प्रे बिहेवियर देती हैं इस बॉडी फॉर्म की वजह से। और जैसे प्रे आता है तो उसको अचानक से ये अटैक करके उसको पकड़ लेती हैं। अगर प्रे कहीं पे छुपने की भी कोशिश करता है तो ये वहाँ से भी उसको निकाल सकती हैं। द फिन विच इज प्रेजेंट ऑन द बेली साइड, पेल्विक के pelvic fin, caudal fin, dorsal fin, all of these. Pelvic fin will be its answer क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो pelvic fin है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है, बेली साइड पे। The type of mouth which fish have tells about the फीडिंग हैबिट ऑफ फिश, स्विमिंग पैटर्न ऑफ फिश, स्पीशी टू विच इट्स बिलोंग, नन। आंसर इज ए। जो माउथ टाइप है वो फिश की फीडिंग हैबिट के बारे में बताएगा। जैसे हमने सुपीरियर माउथ पढ़ा कि वो सरफेस वाटर्स में से फूड लेंगे, फिर हमने इन्फीरियर माउथ का पढ़ा कि वो बॉटम वाटर में से फूड लेंगे, और जिस तरह से हमने बीक लाइक माउथ पढ़ा तो वो ग्रेजिंग बिहेवियर देता है फिश को। तो वो फिश के माउथ टाइप से हम उसकी फीडिंग हैबिट का अंदाजा लगा सकते हैं। बॉटम फीडर्स हैव द माउथ टाइप अपवर्ड ओरिएंटेड, डाउनवर्ड ओरिएंटेड, इन्फीरियर माउथ, बोथ ए एंड सी। तो आंसर विल बी डाउनवर्ड ओरिएंटेड, तभी तो वो बॉटम से फीड इजिली कर सकते हैं। Teleost fishes has which type of tail? Homocircle tail, heterocircle tail, lineate or round? Teleost mostly have homocircle tail, जिसमें दोनों जो लोब्स हैं फिन के वो इक्वल होते हैं। Which of the following structure act as propeller in fish? Dorsal fin, swim bladder, caudal peduncle, none. Answer will be caudal peduncle, क्योंकि हमने पढ़ा है कि caudal peduncle जो कि टेल फिन को अटैच करता है टेल के साथ, वो प्रोपेलर के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि वो मोटर प्रोवाइड करता है मसल्स को ताकि वो वाटर के अंदर स्विम कर सके। Which of the following fin provide extra stability to the fin? Caudal fin, anal fin, median fin, dorsal fin. Anal fin will be answer because anal fin का काम यही है कि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है फिश को और फिश को जो है वो ऐसे उलटने नहीं देता। Pick the function of neuromast. Detect the vibration, receive sense information from sync, produce mucus, all. तो इसका जो स्पेशल फंक्शन है न्यूरोमास्ट का वो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना है। वहाँ पे जो वाटर करंट्स के अंदर अगर वाइब्रेशंस हैं तो वो उनको डिटेक्ट करता है। ऑल्दो ये सेंसरी फंक्शंस भी दे रहा होता है लेकिन इसका जो स्पेशलाइज फंक्शन है वो डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है। Which of the following is the function of raker in fish gills? It supports gills, it helps in feeding, it filters water, both A and C. Answer is it helps in feeding, क्योंकि गिल रैकर के थ्रू फिश जो है फूड पार्टिकल्स को सेंस करके इनटेक कर सकती है। Which of the following scale from the growth rings on fish body? Cosmoid scales, pelacoid scales, ganoid scales, none of these. तो ganoid scales का हम लोगों ने ये एक फीचर पढ़ा है कि ये ग्रोथ रिंग्स दे रहे होते हैं, ठीक है। कॉस्माइड स्केल्स भी ग्रोथ रिंग्स दे रहे होते हैं लेकिन क्लियर ग्रोथ रिंग्स जो हैं वो गैनॉइड स्केल्स दे रहे होते हैं जिससे हम लोग फिश की एज का अंदाजा लगा सकते हैं। Which of the following tail is triangular in shape? Truncated, leonate, forked or all? Truncated शेप जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप होती है। Next question is neuromast have sensory cells, nerves, hairs, both A and B. Answer is both A and B because इसके पास sensory cells भी होते हैं और nerve भी होती है। Lateral line system is also called lateral canal system, sensory system, excretory system, both A and B. Answer is both A and B because we also called it lateral canal system and sensory system because canal system इसको canals की वजह से बोलते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होती हैं और sensory system इसको sensory cells की वजह से कहते हैं जो कि neuromast कहलाते हैं। Organs are located along the lateral line system, vertebral column, body cavity, both A and B. Answer is both A and B. लेटरल लाइन सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं एक ही लोकेशन के ऊपर, तो ऑर्गन्स जो हैं वो इसके आसपास एम्बेडेड होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टे कनेक्टेड टू द MK प्रिपरेशंस एंड बी सक्सेसफुल। फी अमानिल्लाह।